कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। बीजेपी में आने के बाद क्या राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ अलग पहचान बनाने में लगे हैं? जी हाँ, लगता तो यही है। बजट में उन क्षेत्रों को सौगातें दिलवाई जिनमें सिंधिया घराने का वर्चस्व रहा है। फिर चाहे बात शिवपुरी, गुना, चंबल, ग्वालियर की हो या फिर मालवा के उज्जैन, महाकाल। यही नहीं, उन्होंने बीते महीनों में मेल मुलाकात भी कुछ अलग अंदाज में बढ़ाई। पिछली दफा इंदौर आए तो कैलाश विजयवर्गीय के यहाँ लंच किया और इस बार ताई के यहाँ डिनर करेंगे। यहाँ तक तो ठीक, लेकिन खुद को एक सामान्य कार्यकर्ता से ज्यादा कुछ मानने को तैयार ही नहीं। तो क्या आप सिंधिया बीजेपी के हैं? कोई सिंधिया गुट नहीं है, कोई फलाना गुट नहीं है, कोई ठिकाना गुट नहीं है। बीजेपी में केवल भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है मैं नहीं जानता, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। इस बार 400 करोड़ रुपए की योजनाओं को हम लेके आए हैं। चंबल से मुरैना के लिए पानी और चंबल से ग्वालियर के लिए पानी, जो योजना हमने बनाई थी, मेरे दिल से जुड़ा हुआ एक स्थान जो हमारे महाकाल का मंदिर है उज्जैन में, जो सिंधिया परिवार के द्वारा ही स्थापित था, उसके जीर्णोद्धार और रखरखाव के लिए 75 करोड़ की राशि। और मैं एनके सिंह जी को, निर्मला जी को और प्रधानमंत्री जी को, तीनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि तीनों योजनाओं को हरी झंडी और स्वीकृति उन्होंने दिलवाई। कांग्रेस से जाने के बाद सिंधिया हमेशा पार्टी के निशाने पर होते हैं। कभी उन पर आरोप गुटबाजी के लगाए जाते हैं तो कभी कुछ और। लेकिन अब सिंधिया बदल गए हैं तो भी कांग्रेस को कुछ अलग नजर आता है। अगर इतना बड़ा दिल उन्होंने कांग्रेस पार्टी में दिखाया होता कार्यकर्ता होने का, तो आज वो मतलब राजा के लाल कर रहे होते हो। तो ये तो जिस पार्टी में जो है 24 घंटे सम्मान मिला है, ऐसा दिल उस पार्टी में दिखाना चाहिए था उन्हें। अब वहां जाके दिखा रहे हैं जहां पे मजबूरी में दिखाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इतना खेल करती है कि सिंधिया जी को एक वार्ड का, सावरकर वार्ड का, ग्वालियर का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया है। अब इससे ज्यादा किसी आदमी के मर्म पर, किसी आदमी के सम्मान पर कोई पार्टी क्या चोट पहुंचा सकती? बीजेपी और कांग्रेस दोनों संगठन के काम करने का तरीका अलग है। बीजेपी में संगठन सर्वोपरि होता है और सिंधिया कम समय में इसको समझ भी गए हैं। तो क्या ये समय की नजाकत है या सिंधिया इस बदले मिजाज के जरिए भविष्य को गढ़ने में लगे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है मिजाज ए सिंधिया। इस पर बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या पार्टी बदलने के साथ बदल गया सिंधिया का मिजाज? क्या अपनी एक अलग छवि बनाना चाहते हैं सिंधिया? क्या बीजेपी संगठन को पूरी तरह आत्मसात कर चुके हैं सिंधिया? आखिर क्यों विपक्ष को रास नहीं आ रहा अंदाजे सिंधिया? इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे, इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर आपसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये सच है कि सिंधिया बदल गए, सिंधिया बीजेपी के हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको याद होगा जब चुनाव की तैयारियां हो रही थी कांग्रेस की, उसके बाद सरकार बनी कांग्रेस की और फिर तमाम तरह की चीजें सामने आई, लेकिन कभी भी उन्होंने जनता के लिए जो बात कही, यदि उसको नहीं माना गया तो उनका मिजाज एक अलग था। लेकिन अब चीजें वो अलग अंदाज में कर रहे हैं, अलग मिजाज में दिखाई दे रहे हैं। लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, बातें करते हैं, यहां तक तो ठीक है। लेकिन कभी लंच होता है, कभी डिनर होता है, यानी हर नेता के साथ उस हिसाब से बात कर रहे हैं कि एक अलग तरह का मैसेज जाए। कभी संघ में जाते हैं, कभी कार्यकर्ताओं से मिलने चले जाते हैं। तो क्या ये माना जाए
मिजाज सिंधिया बदल गया। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान रहेंगे। नरेंद्र शिवाजी पटेल, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। नरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। दुर्गेश शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता। दुर्गेश जी, आपका भी स्वागत है। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहेंगे मेहमान, मैं उनसे भी परिचय कराऊंगा। सबसे पहले नरेंद्र शिवाजी पटेल, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या है कि जो आता है वो बदल जाता है, और सिंधिया जी को तो आपने पूरी तरह बदल दिया, या वो खुद बदल गए? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य पद्धति है। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम करती है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी जिस तरह की बातें कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि शायद वो अपनी पार्टी की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, अर्थात कांग्रेस की कार्यशैली पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की शैली से काम करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी की शैली से काम कर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस में था कि जो भी उन्होंने आरोप लगाए थे, उस तरह की जो भी वो कांग्रेस कहना चाहती है उनके बारे में, वो कांग्रेस के बारे में कहते हैं वो लोग। लेकिन आज जब वे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं तो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति से काम कर रहे हैं। वो बोल रहे थे कि एक मंडल का उनको सदस्य बना लिया। अरे भूपेंद्र जी, आपको शायद जानकारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक बूथ का सदस्य होता है। अभी एक बड़ा वायरल हुआ था एक पेपर जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी एक बूथ पर पन्ना प्रभारी बने हैं। तो इस तरह की तो व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में है। प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, एक कार्यकर्ता की भांति काम करता है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है और बहुत, जिसको हम कह सकते हैं, फास्ट है। तो उन्होंने बहुत जल्दी और सब चीजों को सीखा है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को समझा है और उसकी अनुरूप अपनी कार्य पद्धति उन्होंने स्वयं ने बनाई है। तो मैं समझता हूँ ये तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कार्यक्षमता पर, कार्यशैली पर, उनकी प्रतिभा पर मैं समझता हूँ कि तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने इतने जल्दी भारतीय जनता पार्टी को समझा और उसी तरीके से अपने आप को ढाला है। दुर्गेश जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। मैं दुर्गेश जी के पास आऊंगा, लेकिन राजेश सिरोठिया जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका भी स्वागत है राजेश जी। दुर्गेश जी, आप लोग नहीं बदल पाए, लेकिन यहां आके बड़े जल्दी बदल गए। बदल नहीं गए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कार्यशैली ही ऐसी है कि यहां जो आता है वो बीजेपी का ही हो जाता है। अच्छी बात है साहब, इनके साथ जाते हैं, इनके जैसे हो जाए, हमें क्या करना। पर हमारा ये मानना है कम से कम हिंदुस्तानी रहना चाहिए। कांग्रेस ही हिंदुस्तानी सोच के संग चलती है, भारतीय सोच के संग चलती है, भारत की भावनाओं के संग चलती है। पहले सिंधिया जी बड़ी बातें करा करते थे कि इसका काम नहीं हुआ तो मैं ऐसा कर दूंगा, उसकी बात नहीं मानी तो सड़क पे आ जाऊंगा। अब बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो स्वयं को नहीं पहचान पा रहे। कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन, मैं नहीं जानता। जो व्यक्ति ये भूल गया कि वो कौन है और वो कौन नहीं है, जो अपने आप को नहीं पहचान पा रहा, वो भारत को क्या पहचानेगा। और भारतीय जनता पार्टी को तो बिल्कुल पहचान ही गए होंगे। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, मतलब कार्यकर्ता ही ज्योतिरादित्य सिंधिया है, यही तो कहा उन्होंने। ठीक है, अच्छी बात है मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो संस्कृति है कि आप लोगों में फूट डालो, लोगों के खिलाफ उलझुल नियम कायदे कानून बनाओ, धोखे से पीछे से पीठ पे वार करो, काले कानून लाओ, किसी के लिए सोचो मत। क्योंकि पहले मध्य प्रदेश जब कांग्रेस कमेटी के सदस्य हुआ करते थे या कांग्रेस के शीर्ष नेता हुआ करते थे, तो वो किसानों के लिए भी सड़क पे आने की बात करते थे। वे महिलाओं के लिए भी देश में, प्रदेश में संघर्ष करने की बात करते थे, बच्चियों के लिए बात करते, बहुत सारी बातें हर क्षेत्र में वो प्रयास करा करते थे कि मैं कोई भी ऐसी परिस्थिति है जो जिसके लिए लड़ना चाहिए, वो उसके लिए लड़ते दिखाई देते थे। मतलब कांग्रेस ये देख रही कि ये बदलाव उनमें आ गया। मुझे आप इसके अलावा कोई बदलाव दिख रहा हो तो बताइए। एक कार्यकर्ता बन गए, एक कार्यकर्ता बन गए ना, एक कार्यकर्ता बनने के बाद में क्या ये नियम हो जाता है कि आप सामाजिक परिस्थितियों के बारे में बात करना, चर्चा करना छोड़ देंगे? 400 करोड़ अपने क्षेत्र के लिए लेकर आए, उन्होंने बताया। दल सुनिए, किसी दल या समाज या संगठन को बदल देने के बाद में आपका नैतिक दायित्व खत्म हो जाते हैं। आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, एक शब्द बोल दिया, मध्य प्रदेश में महिलाओं पे 2019 में
ये अभी इनके 8-9 माह के अंदर अभी एनसीईआरटी की रिपोर्ट कह रही है कि 1600 महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो गए शिवराज सिंह चौहान जी के शासन में। प्रतिदिन 6 महिलाओं पे अत्याचार का एक आकलन आ रहा है और रोज मुरैना में ही बलात्कार ऐसी घटनाएं घट गई। वहां पर जहरीली शराब के कारण कई मौत हो गई। सिंधिया जी नहीं बोले, उनका क्षेत्र नहीं है। चलिए मैं लौट रहा हूं आपकी बात का जवाब लूंगा दुर्गेश जी। राय सिरठे जी, जिस तरह से सिंधिया जी में बदलाव देखने को मिल रहा है, हमने देखा कि अब वो कह रहे हैं कि कौन ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं। गुटबाजी की बात होती तो वो कहते हैं गुटबाजी, आप जब बीजेपी को कवर कर रहे हैं वर्षों से, तो आप ये भी समझिए कि यहां कोई गुटबाजी नहीं, यहां सिर्फ एक ही बात होती, भारतीय जनता पार्टी। तो क्या सिंधिया वास्तव में बीजेपी को पूरी तरह अंगीकृत कर लिए है, या सिंधिया ये मानकर चल रहे हैं कि मुझे एक अलग तरह से अपने आप को गढ़ना है, जब ही बढ़ना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कुछ हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, वो जो तरह सिंधिया में हुआ है, और कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है ये तो सिंधिया ही सबसे बेहतर जानते हैं। ना दुर्गेश शर्मा जी बता सकते हैं, ना हमारे भाजपा के साथी नरेंद्र पटेल साहब बता सकते हैं, और ना राजेश सिरोठिया बता सकते हैं। वो बदलाव तो उन्हें अपने आप में लाया ना, क्यों बदलाव लाया? और सीधी बात ये है कि वो क्यों सड़क पे उतरे। उन्होंने कहा कि आप सड़क पे उतर जाऊंगा मैं अगर जनता की बात नहीं मानी गई, तो उन्होंने सड़क पे उतर जाइए आप। तो उन्होंने सड़क पे कांग्रेस को उतार दिया, कमलनाथ को सड़क पर ला दिया, ठीक है। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिंधिया जी अभी 4 दिन हुए वहां गए हुए, वहां जाके वो तलवार निकालें, अपनी शमशीर से तलवार निकाले और भागने लगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा। अब क्या बताइए, कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, क्या महिला उत्पीड़न या बलात्कार प्रोत्साहन योजना कोई सरकार चलाती? क्या कमलनाथ जी बोलते थे कि हमारा राज्य में? भाई देखो, मध्य प्रदेश की भौगोलिक, सांस्कृतिक और जिस तरह की सामंती प्रकृति का इलाका है और ज्योग्राफिकली इतना बड़ा है, ये तो हमेशा होता रहेगा। वो आप आरोप लगाते रहो कि साहब कांग्रेस के राज में बढ़ गए और भाजपा के राज में बढ़ गए, जबकि वो उसके कारण दूसरे हैं। उन कारणों को और कारकों को दूर करने के बारे में ना भाजपा सोचती है ना कांग्रेस सोचती है कि इस तरह की प्रवृत्ति क्यों हो रही है। आप क्यों मालवा में कम होते हैं, क्यों बुंदेलखंड में भिंड मुरैना और इधर बिंद तरफ ज्यादा होते हैं? क्योंकि वहां की राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमि का भी हमें आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बलात्कार को ना तो प्रोत्साहित करता है ना कोई प्रवृत्त होता है। मनोविकृत रूप से और परवर्टेड लोगों के बारे में आप बात करके ये सरकारों की आलोचना करते हैं तो करते रहिए, आपकी भी होती रहेगी, जब आप सरकार में होंगे वो भी करते रहेंगे। जहां तक सिंधिया का सवाल है, तो सिंधिया जो है जब भारतीय कांग्रेस में काम कर रहे थे तो वो इस दावे के साथ काम कर रहे थे कि इस सरकार को बनाने में जो कांग्रेस की सरकार 18 में आई है उसमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उनका एक युवा चेहरा और कमलनाथ जी का एक परिपक्व और एक वरिष्ठ नेता का चेहरा है ना। जैसे राहुल गांधी ने कहा था ना कि हमने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, मंदसौर में कहा, यंग एंड एक्सपीरियंस्ड, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से वो चीज आई थी। लेकिन कोई एक ही अपनी पपौती मान के चल जाए तो वो उनके लिए बुरा लगा, उन्होंने बदला कर ले लिया, बाहर आ गए। अब आप जो है, आपको भारतीय जनता पार्टी के में जब गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की रीति शैली में आपको बांटना पड़ेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। जैसे कि सपोज करिए कल को नरेंद्र शिवाजी पटेल कांग्रेस में आ जाएं तो आयु भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य संस्कृति वो ठीक है, उनको कांग्रेस की रीति नीति और विचार शैली उसमें ढलना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है वो अगर उसका प्रयास कर रहे हैं तो इसमें हमें आपको किसी को दिक्कत होने की जरूरत नहीं। सही बात है, कोई दिक्कत तो होने ही नहीं चाहिए, लेकिन जब किसी नेता का मिजाज बदल जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन आता है, समय के साथ बदलना भी चाहिए। जो नहीं बदला वो समय को कैसे पहचान पाएगा? इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है,
कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। हम बात कर रहे हैं मिजाज सिंधिया की और आज मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। दुर्गेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, आपने हाथ उठाया था, तो अपनी बात कह लीजिए, फिर मैं नयन शिवाजी पटेल के पास चलता हूं। जी मनोज जी, मैं तो जैसे राजेश भाई कह रहे थे कि साहब वो तो यहाँ पर ऐसा होता है, वो बलात्कार और मामलों। मेरा ये कहना है कि माननीय सिंधिया जी कुछ भी कहें, वो अपने को नहीं पहचाने, वो अपने आप को कार्यकर्ता माने या और जो उनकी इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज इस बात पे डिबेट नहीं है कि सरकार में वो थे तो सरकार गिरा दी या इस पे। बात ये है कि सिंधिया जी आज क्या है। सिंधिया जी कार्यकर्ता है, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपना लिया है, उनको आत्मसात कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। पर क्या उन्होंने अपने नैतिक दायित्वों को भी छोड़ दिया? क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती? मध्य प्रदेश से सांसद है, उस सांसद में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लोगों का वोट, मध्य प्रदेश के लोगों की एक ताकत जिसके आधार पर वो सांसद बने। नहीं, तो उन्होंने दुर्गेश जी उन्होंने महाकाल के लिए 75 करोड़ बजट में चंबल, ग्वालियर और बाकी जो पर्यटन बढ़ावा देने के लिए गुना और शिवपुरी में कुल मिलाकर 400 करोड़, 350 मनोज जी, 350 करोड़ महाकाल के उज्जैन का और ओंकार का निर्माण करने के लिए 350 करोड़ रुपए माननीय कमलनाथ जी ने अपने शासन में भी दिया था। शिवराज माननीय सिंधिया जी ने किया, बहुत अच्छी बात है। पर मेरा तो ये मानना है कि जो आज की नैतिकता के हिसाब से जो ज्यादा जरूरी है, आज किसान आंदोलन कर रहा है पूरे देश में, तो मध्य प्रदेश का किसान भी पीड़ित है। आज मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पर बोलना चाहिए, जिस पर वो मुखरता से बोलते थे कि मेरी सरकार और मेरा और मेरा और मेरा और मेरा नहीं हो रहा है, ये नहीं करूंगा, सड़क पे आ जाऊंगा। सड़क पे आ जाओ, उन्होंने मना किया। अब क्यों नहीं सड़क पे दिख रहे? चलिए, अब किसने हाथ पैर बांध दिए? अब तो आप सांसद भी हैं, एक पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, कार्यकर्ता की हैसियत से सड़क पे आ जाए। राजेश सिरोटिया जी कुछ बोल रहे हैं, राजेश जी कुछ बोल रहे हैं, मैं आ रहा हूं शिवाजी, नरेंद्र शिवाजी। दुर्गेश जी, आप अभी भी क्यों मान के चल रहे हैं कि सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में और उस कांग्रेस पार्टी में है? सुनिए प्लीज सुनिए, उस कांग्रेस पार्टी में जो कि केंद्र में और मध्य प्रदेश में सत्ता गंवा चुकी है, वो अब उस भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, जिसने कि उन तीनों कानूनों को पारित कराया है। तो एक पार्टी के तो भैया मैं कानून, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मैं आपसे कि आप पक्ष में आ जाओ तो विपक्ष में भी तो कम से कम दिखाई दे जाओ। भाई क्यों दिखाई आ रहे हो, विपक्ष में आ रहे हो? अरे आप केवल और मन आप आदरणीय राजेश भैया, मैं 3 काले कानून के अलावा क्या मध्य प्रदेश के किसान पूरी तरह से संतुष्ट है? या जिन रोजगार जिनके लिए वे कहा करते थे कि मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, वो सड़कों पे आए? क्या उनका कर्जा माफी के लिए उन्होंने कोई बात करी? जो मध्य प्रदेश के किसान आत्महत्या की स्थिति में खड़े हुए उनके लिए कुछ करा? या उनका जो ब्याज कर्जा माफी करने की बात शिवराज सिंह चौहान जी ने करी, सुन लीजिए दुर्गेश भाई, आप बहुत अच्छे समझदार और संजीदा किस्म के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप इस बात को समझिएगा कि वो कृषि कानून तो भारतीय जनता पार्टी लेके आई है ना, जिस पार्टी के वो सदस्य कानून पे। अरे भैया आप सुनिए तो नरेंद्र शिवाजी बताइए, मुरैना में जो नकली, मैं लौट रहा हूँ प्लीज, चलो एक बात समझ, नैतिक जवाबदारी नहीं बनती। एक बात बताइए, काला कानून, अरे एक बात, मैं आ रहा हूँ, हमने नैतिकता का मत जाइए, हमने पूरा नैतिकता का झंडा हमने उठा रखा है कि सारी चीजों का, कि नैतिकता के तकाजों का जो है सबसे पालन करवाने का ठेका ना आपका है, ना मेरा है, ना नरेंद्र पटेल जी का है। नहीं, आपका और मेरा दोनों का है भैया। नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप बनाए रखिए नरेंद्र शिवाजी पटेल, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अरे दादा, पूरी जवाबदारी है। तो भैया आप अनावश्यक रूप से बात कर सकते हैं क्या? भारतीय लोकतंत्र संविधान में हर व्यक्ति का अपना वो नहीं है क्या? आप शिवाजी पटेल बात कर सकते कि नहीं? आप मुझे तो आप डिक्टेट कर सकते थे। जी मनोज जी, भाजपा के जवाब नरेंद्र शिवाजी पटेल अपनी बात रखिए। जी मनोज जी, अभी जो प्रतिभाशाली पत्रकार आदरणीय राजेश सिरोटिया जी ने जिस तरह से निष्पक्ष पत्रकार के नाते पूरी मीमांसा रखी है, तो मैं समझता हूँ उसमें सारी बातें आई हैं। हो सकता है एक दो बात हमारे खिलाफ भी हो, निष्पक्षता में सवाल नहीं उठ रहा है, करना चाहिए। सवाल ज्योतिरादित्य पे। चलिए बात करिए, आप सिंधिया की बात कर लीजिए। तो सुनिए जी, कहिए।
जी, तो बिल्कुल मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए दुर्गेश जी अनावश्यक रूप से इतना अपने आप को, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, बाकी का कुछ नहीं है। शरीर का एक भाग चला गया, आप कैसी बात कर रहे मुझे हैं? कोई कष्ट नहीं है शरीर भैया। का एक भाग चला गया आपके पास। दुर्गेश जी जो चाहते हैं उसका प्रमाण है, उससे बात का समाधान हो जाएगा। किस तरह से मांगे रखी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की जगह जो एक पत्र वायरल हुआ था और उन्होंने जो केंद्र सरकार के सामने मांगे रखी थी वो पूरी की पूरी एजेंट मानी गई है। मनोज जी आपने भी बताया किस तरह से बजट में 400 करोड़ से अधिक का प्रावधान जो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने प्रस्तावित किया था उनको हमारी सरकार ने स्वीकार किया। तो निश्चित रूप से जब उनकी सारी बातें स्वीकार की जा रही है, मुरैना में जो उनका अपना क्षेत्र है जहाँ के वो अपने आप को मालिक बोलते हैं, जो नकली शराब के कारण मृत्यु हुई उससे बोलने की जवाबदेही नहीं है। नरेंद्र शिवाजी पटेल को मौका दे दीजिए। नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आपको सड़कों पर उतार दिया उन्होंने। अरे पटेल साहब को उज्जैन में अक्टूबर में नकली शराब के कारण मृत्यु हुई उस पर बोलना नहीं चाहिए। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ ना उस विषय पे भी, उस विषय पे भी आता हूँ श्रीमान जी। आपको चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सड़कों पे उतार दिया और आप सड़कों पे विपक्ष के नाते भूमिका निर्वाह कर नहीं पा रहे। धमकी तो वो खुद के उतरने की देते थे। कांग्रेस की कुंठा निकालना चाहते हैं, उचित नहीं है। आप केवल ये बताओ कि भाजपा कार्यालय में चुपचाप क्यों बैठ गए? बाकी का देखिए आप मनोज जी से भी भिड़ जाएंगे। आपने उनको समझ में आ रही है। बहुत अच्छा मुद्दा है, मुद्दा जरा शांति से बात करिए, थोड़ा सुनने का प्रयास करिए, शांति से बात करिए। बहुत पूरा सुन रहा हूँ भाई। सुनिए, एक बात सुनिए। राजेश जी कुछ कह रहे, सुन लीजिए, एक लाइन में खत्म कर रहे हैं। पहली एक बात को समझ लीजिए। मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक बचपन में हम कहानी पढ़ते सुनते थे कि एक बाप बेटा थे, गधे को लेके जा रहे थे। तो थोड़ी देर आगे चले तो दो लोग मिले, कहने लगे देखिए कितने पागल जो माँ बाप ये बाप बेटे हैं, एक गधे के 4 पैर है फिर भी पैदल चले जा रहे हैं। तो उसने उठा के बेटे को बिठा दिया उसके ऊपर। थोड़ी देर आगे चले फिर दो लोग मिले, उनने कितना साला निर्दयी लड़का है कि जो बाप को पैदल चलवा रहा है और ये है लड़का खुद बैठा हुआ है। बाप ने कहा, लड़के ने कहा बाप आप भी बैठ जाओ। थोड़े आगे चले, उन्होंने कहा कितने निर्दयी माँ बाप हैं, ये बाप बेटे हैं कि ये गधे के प्राण लिए जा रहे हैं। अगली बार उन्होंने कहा गधे को हम टांग लेते हैं। तो कहने लगे कितने मूर्ख है कि गधे के जिसकी 4 टांगे हैं तो उसको जो है फिर भी आप लाद के ले जा रहे हैं। उन्होंने उठा के गधे को छोड़ दिया। तो ऐसा है कि कौन क्या करे क्या नहीं करे, हमें अपने उसके विवेक पे भी छोड़ना चाहिए। और एक बात मैं दुर्गेश जी आपको बता दूं, याद एक बात प्लीज, एक बात सुन लीजिए कि माधवराव सिंधिया कोई मुरैना के नेता नहीं है, कोई उज्जैन के नेता नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी क्षेत्र विशेष के नेता नहीं है। वो एक इन्फ्लुएंसर लीडर हैं, प्रभाव पैदा करने वाले लीडर है, प्रभाव पैदा करने वाले लीडर है। आश्चर्य की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे कमलनाथ जी का जो है, कमलनाथ जी का महाकौशल में होल्ड है। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं राजेश जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो तो कह रहे हैं कि नहीं मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, जो भी है वो अपने आप को नहीं पहचान रहे और आप उनको इतना बड़ा महिमामंडल कर रहे हैं। मैंने उज्जैन की बात करी, आदरणीय उन्होंने कहा मैं महाकाल के लिए पैसा लेके आया, ठीक है। उज्जैन में जब नकली शराब की बात आई तब वो नहीं बोले। और ग्वालियर मुरैना में वो अपने आप को नेतृत्व मानते हैं। मुरैना की बात करी, ग्वालियर प्रॉपर के अंदर जो कल की घटना है, जो हमने समाचार पत्रों में माफिया वाली बात पूरी सब घटनाएं पढ़ी हैं, जो देखी हैं, आज जो हो रहा है उस पर अभी तक कुछ नहीं बोले। तो ये कहां पर बोलेंगे और किस चीज के लिए बोलेंगे? चलिए आप बता दीजिए नरेंद्र जी, अब आप बता दीजिए, जवाब दे दीजिए इस बात का जवाब दीजिए। हालांकि मेरा मुद्दा ये था कितने बदल गए सिंधिया। नरेंद्र जी मेरी आपसे वही तो कह रहा हूँ, बदल गए। नरेंद्र जी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे मार्फत सिंधिया जी तक ये बात पहुंचा दीजिए कि श्री दुर्गेश शर्मा जी आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं और क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए उनको उनकी सलाह आप लेते रहें, भले ही आपने पार्टी छोड़ दी। बिल्कुल राजेश जी, मैं बिल्कुल आपको धन्यवाद देता हूं। और आपने आपके वार्तालाप में एक उदाहरण दिया था कि नरेंद्र जी कांग्रेस में जाएंगे, तो जो कि असंभव है। मैं समझता हूँ इसको रिवर्स में यदि मैं देख लूं, दुर्गेश जी यदि भाजपा में आ जाए तो मेरे को लगता है हमें भी एक अच्छा कार्यकर्ता मिल जाएगा और उनको बहुत अच्छे नेता है, सलाह देना आसान हो जाएगा। बहुत अच्छे नेता है दुर्गेश जी, सलाह देना आसान हो जाएगा। आप किसी को यहाँ मत लाइए, बस इतना बता दीजिए। आपकी नैतिकता आपके संग, आप गोडसे के पुजारी, मैं नहीं हो सकता, मैं महात्मा गांधी के पद पे चलने वाला आदमी वही चलूंगा। बिल्कुल चलिए, महात्मा मैं क्षमा चाहता कहा था कांग्रेस का विसर्जन करिए,
महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस का विसर्जन करिए, अब आजादी मिल चुकी है, कांग्रेस की उपयोगिता समाप्त हो गई है, उसको राजनीतिक महात्मा गांधी ने कभी भी नहीं कहा कि गोडसे की विचारधारा की पार्टी भी हिंदुस्तान में बने। उनकी बात को मानिए। महात्मा गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि गोडसे की विचारधारा हिंदुस्तान में कभी राजनीति में आए, राजनीति करे। महात्मा गांधी सरदार पटेल ने इस पे अंकुश लगाया था। महत्वाकांक्षा से कांग्रेस चल रही है। मैंने हाथ जोड़े भैया, दोबारा मत बोलना। नहीं, मैंने हाथ जोड़े आपके, दोबारा मत बोलना। अरे बाबा, मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस नेहरू जी की महत्वाकांक्षा से चल रही है, महात्मा गांधी की इच्छा नहीं थी, इसको स्वीकार करिए। केवल कांग्रेस का राजनीतिक की इच्छा कभी ये भी नहीं थी पंडित जवाहरलाल देश के अंदर गोडसे की कांग्रेस को जीवित रखा। नरेंद्र जी कहाँ जा रहे हैं आप? इतना अच्छा विषय, प्लीज वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। बहुत 30 सेकंड सबके लिए मुझे जवाब दे दिए। नरेंद्र शिवाजी, ऐसा क्या खास हो गया है कि हम तो ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी बदल गए और समय के साथ बदलना चाहिए, तो क्या कहीं कुछ और वो देख रहे हैं अपने आप में आने वाले भविष्य में? ना, बिल्कुल। देखिए, मैं तो कहता हूं उनका बहुत उज्जवल भविष्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। कांग्रेस से एक हीरा छिटक गया है, कांग्रेस की झोली से निकल गया है, भारतीय जनता पार्टी को एक हीरा प्राप्त हुआ है, तो निश्चित रूप से हमें तो लगता है कि उनका भविष्य भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत उज्जवल है। कांग्रेस के लोग जो उनसे उम्मीद कर रहे हैं, भरोसा रखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, भविष्य में और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वो वहाँ हीरा, वहां आपका वहां चले गया। पन्ना की तमन्ना है, ये बात सही है कि तराशा हुआ हीरा हमारा है और हमने उनको इस स्वरूप में बिल्कुल स्थापित किया था। वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मेरा ये कहना है और मेरी उनसे अनुनय विनय भी है कि जो आप कह रहे थे कि मुझे जनता के लिए लड़ना है, जनता की सोच को रखना है, वो दिखाएं भाजपा के अंकुश में। भाजपा की जो कार्यकर्ता की जो बात आ रही है कि नहीं साहब वो अपने आप को भूल गए कि कौन ज्योतिरादित्य सिंधिया मैं नहीं जानता, तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने आप को मत भूलिए, अपने आप को याद रखिए और आगे आए तो निश्चित शायद कुछ अच्छा करवा पाए। राजेश जी, क्या सिंधिया इस बात को समझ गए हैं कि बीजेपी वास्तव में एक अलग पार्टी है और इस बदले हुए परिवेश में मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहली चीज ये कि सिंधिया परिवार जो है उसके उदय जो है कांग्रेस से हुआ। श्रीमती विजयाराजे सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आई थी, जब कांग्रेस में वो अपमानित हुई थी जी, उसके बाद आई थी, लेकिन वो फिर बीजेपी में पूरी तरह से रच बस गई। संगोचा माधवराव सिंधिया का झुकाव भी जनसंघ की तरफ था, बाद में वो कांग्रेस की तरफ आ गए, कुछ उनके घर में जो भी तनाव जो भी रहे हों। अब लेकिन इसका उनकी बहन, उनकी बुआएं दोनों वो कहाँ भाजपा में, तो उनके डीएनए में कहीं ना कहीं बीजेपी तो है, नंबर एक चीज। दूसरी चीज, दुर्गेश जी जो बात करें कि वो संघर्ष के जनता के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कितना दुर्भाग्यजनक है कि सिंधिया जी को सत्तारूढ़ जिस पार्टी में उन्होंने सरकार में पहुंचाने में योगदान किया, कम ज्यादा हो सकता है कि दिग्विजय सिंह का ज्यादा हो, उनका कम हो, कमलनाथ जी का ज्यादा हो, उनका योगदान है, उनको उसके लिए संघर्ष करना पड़ रहा था वहां। अब वहां भारतीय जनता पार्टी में वो जो कह रहे हैं और उनका कहा हो रहा है, तो इसके लिए फिर सड़क पे जाके साफा बांधने की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। लेकिन ये बात सच है कि सिंधिया जानते हैं, समय की नजाकत को भी समझते हैं और ये भी मानकर चल रहा है कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। जैसा कहा जाता है कि उनका डीएनए बीजेपी का रहा है, लेकिन आने वाले समय में सिंधिया के पास अच्छी खासी उम्र है और उम्र में लंबा खेलने का मौका है, कि अच्छी बैटिंग करने का मौका भी है, तो शायद सिंधिया इस बात को भी समझ रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने जो जनता से वादा किया था अपने बजट में लाने में कामयाब हुए, तो क्या सिंधिया को बीजेपी समझ गई और बीजेपी को सिंधिया रास आ गए? इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंकर।